हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड फॉर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज यहाँ पर अपना टॉपिक लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले अपनी पाठ योजना की पृष्ठभूमि के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो है ये अपने सभी टीचिंग मेथड्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को पता है अपन ने बीएड जो था, अपने बीएड के अंदर सभी बच्चों ने अपन ने क्या किया था, पाठ योजना बनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये टीचिंग मेथड का एक आधार है, एक बेस है। यहाँ से अपने को टीचिंग मेथड स्टार्ट करना है, तभी आप आगे के जो टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपकी थ्योरी आएगी वो आप समझ पाएंगे। क्योंकि अपने को पता है कि जो पाठ योजना है वो अपनी टीचिंग मेथड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपकी पाठ योजना अच्छी होगी तो आप बच्चों को अच्छी तरीके से जो आपका पाठ है वो समझा पाएंगे, बता पाएंगे। फ्रेंड्स, अपन ने सभी ने बीएड में पाठ योजना बनाई है, तैयार करी है। तो आज चलिए थोड़ा अपन बीएड को ही रिवाइज कर लेते हैं कि बीएड में अपन ने क्या क्या गुल खिलाए थे पाठ योजना बनाते समय, है ना। पता नहीं क्या क्या तुक्के मारे थे अपन ने, मैंने भी मारे थे, आपने ही नहीं, सबने ही मारे होते हैं। कोई इतना धुरंधर नहीं है जो एकदम परफेक्ट पाठ योजना तैयार करके ले जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, अपन ने जो पीछे किया सो किया, जो गलतियां पीछे हो गई वो आगे भविष्य में दोबारा ना दोहराएं, इसके लिए अपने को ज्ञान होना चाहिए सही पाठ योजना कैसे तैयार होती है। तो एक आदर्श पाठ योजना कैसी होती है, कैसे तैयार होती है, उसका आज अपन पूरा जो है विवरण देखेंगे। इससे पहले कि अपन अपनी पाठ योजना शुरू करें, अपने को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि एक अच्छी पाठ योजना तैयार करने के लिए अपने पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है तो सभी सब्जेक्टों में कॉमन है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए पाठ योजना तैयार करनी पड़ती है। अगर आपकी पाठ योजना अच्छी होगी तभी तो आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। और यही अपने को पाठ योजना में सिखाया जाता है कि आप किसी पाठ को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए बच्चों के सामने कि बच्चा उसको ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो फ्रेंड्स, अपन वही चीजें आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, अपने को पता है कि अपन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तो डिस्कस ही करते हैं, पेन का यूज बहुत कम करते हैं। तो अपन बातों बातों में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए अपन फटाफट आ जाते हैं अपने वीडियो के ऊपर और अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, अपना टॉपिक है आज का पाठ योजना की पृष्ठभूमि। कि पहले अपन इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पाठ योजना कब बनी, कैसे तैयार हुई, उसके बारे में थोड़ी सी अपने को नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको पाठ योजना होती है उसके बारे में बता दूं कि अपनी कोई पाठ योजना है उसके कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। 5 मुख्य बिंदु होने चाहिए अपने पाठ योजना के। आपको पता होगा, आपने जब पाठ योजना बनाई थी तो आपको टीचर ने, अध्यापक ने समझाया होगा कि 5 मुख्य बिंदु होते हैं किसके, पाठ योजना के। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला बिंदु होता है विषय वस्तु, दूसरा बिंदु होता है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा होता है शिक्षण विधियां कि किस तरीके से अपन उसको पढ़ा रहे हैं, विधि। चौथा होता है सहायक सामग्री जो अपने को यूज में आती है पढ़ाने के दौरान। और पांचवा होता है मूल्यांकन, जो अपन ने पढ़ाया उसका मूल्यांकन करना कि अपन ने उसको कहाँ तक प्राप्त किया है अपने उद्देश्यों को। फ्रेंड्स, ये 5 जो होते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, पाठ योजना के। इन 5 पॉइंट्स को मिलाकर ही अपनी तैयार होती है अपनी पाठ योजना, या जिसको अपन कहते हैं कालांश योजना या फिर प्रकरण योजना। ये भी इसके पाठ योजना के अन्य नाम है। क्या क्या नाम है, एक तो है पाठ योजना, दूसरा है कालांश योजना और तीसरी है प्रकरण योजना। ये 3 पाठ योजना के अन्य नाम हैं। फ्रेंड्स, ये 5 अपने सामने क्या है, इसके मुख्य बिंदु हैं, किसके, पाठ योजना के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें अपन मान ले तो अपने कोई सी भी जो पॉइंट है वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये इसी श्रेणी में लिखे जाते हैं। हर एक जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो उनका श्रेणी क्रम है, वो ध्यान में रखिए। ये नहीं कि आप सबसे पहले मूल्यांकन कर रहे हैं, विषय वस्तु बीच में घुसा दी, शिक्षण उद्देश्य लास्ट में कर दिए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने को सारी चीजें जो है वो एक क्रम से याद रखनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अपन इनको ऐसे भी मान सकते हैं कि अपने हाथ है, अपने हाथ में कितनी उंगलियां, 5 उंगलियां हैं, तो इनको कैसे याद रखें, एक हाथ की तरीके से इनको याद रख लो कि इनका क्रम कैसे होगा। विषय वस्तु, सबसे पहले अपने पास कोई चीज की विषय वस्तु, कोई टॉपिक होना चाहिए कि अपन किसके ऊपर वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना विषय वस्तु, तो मान लीजिए ये अंगूठा है, ये अपना क्या है, विषय वस्तु है, कोई चीज को अपन पढ़ा रहे हैं। तो ये मेन हुआ ना, सबसे इन बाकियों से हटके हुआ, क्योंकि ये नहीं होगा तो आगे की कोई कहानी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले अपने पास होनी चाहिए विषय वस्तु कि अपन किस चीज पर पढ़ाने जा रहे हैं। तो उस चीज की जब अपने पास स्टार्टिंग होगी तभी तो इसके आगे की जो कहानी है वो लिखी जाएगी। तो सबसे पहले अपने पास विषय वस्तु होनी चाहिए। ओके,
और सेकंड है अपने पास शिक्षण उद्देश्य, फिर अपन उसमें क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो आएंगे इसके बाद। थर्ड है अपना शिक्षण विधियाँ, कि अपन जो ये अपन पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु अपन बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं, वो अपन किस किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसमें कौन कौन सी विधियाँ अपन शामिल कर रहे हैं पढ़ाने के दौरान है, वो आती है अपनी शिक्षण विधियों के अंदर। चौथा है अपनी सहायक सामग्री, कि अपन ने इस विषय वस्तु को पढ़ाते समय क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है बच्चों को समझाने में, कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें वैसी है। उस पाठ के दौरान अपन ने किस किस चीज़ की सहायता ली है उस पाठ को समझाने में, ये होती है सहायक सामग्री, जो उस पाठ को सरल बनाने में या समझाने में अपनी मदद करती है। ये हो गई चौथी अपनी सहायक सामग्री। पांचवा है अपना मूल्यांकन, की जो अपन ने पढ़ाया है उसको बच्चों ने कितना समझा है, कितना गेन किया है। तो वो बच्चों से जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो उसका मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चों ने कितना उसको प्राप्त किया है। तो ये 5 है, तो इनको आप एक हाथ की तरह मान लीजिए कि अपना क्या है, ये जो विषय वस्तु है ये तो अपना अंगूठा हो गया। दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, फिर आती है शिक्षण विधियाँ जो बीच में है वो, चौथे नंबर पर अपनी सहायक सामग्री, सबसे लास्ट में अपना मूल्यांकन। तो एक हाथ की तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, एक हाथ को लेकर, और इन पांचों को मिलकर जब बनाएंगे तो अपना जो हाथ है उसका निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पाठ योजना का निर्माण होगा। तो पाठ योजना को बनाने के लिए अपने को इन 5 बिंदुओं को रखना ही होगा, इन 5 बिंदुओं को सम्मिलित करना पड़ेगा अपनी पाठ योजना में। जब ये 5 बिंदुएं एक साथ सम्मिलित हो जाएंगी तो अपना बन जाएगी पाठ योजना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अपन कभी मार्केट में जाते हैं तो अपन मार्केट में जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले अपन सोचते हैं, विचारते हैं कि क्या क्या अपने को सामान लेकर आना है। ये अपन ने सोचा, उसके बाद में अपन ने क्या किया कि उसकी एक लिस्ट बना ली कि हाँ भाई अपने को ये सामान लेके आना है, तो उसकी अपन ने लिस्ट बना ली। तो ये अपन ने क्या किया, अपन मार्केट जाने से पहले अपन ने ये 2 कार्य कर लिए। एक तो अपन ने सोचा, दूसरा अपन ने उसकी लिस्ट बना ली। ओके, ये 2 कार्य किए अपन ने मार्केट जाने से पहले, मतलब जो काम करने गए हैं उससे पहले। तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ अपनी पाठ योजना में है। तो पाठ योजना में क्या है, जो अपनी विषय वस्तु है और शिक्षण उद्देश्य है ना, ये दोनों क्या है, ये आएंगे अपने कक्षा में जाने से पहले। जो अपन विचारते हैं ना, कक्षा में जाने से पहले जो अपन ने विचारा है ये है वो, मतलब कक्षा में जाने से पहले मान लो, या फिर क्रिया करने से पहले, दोनों चीज़ें ही इसमें आ जाएंगी, या तो क्रिया करने से पहले या फिर कक्षा में जाने से पहले। तो अपन ने इसमें पहले क्या कार्य किए हैं, पहले अपन ने कार्य किए हैं ये 2, कि अपन जब कक्षा में गए उससे पहले अपन ने एक तो सोचा कि अपन क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसकी विषय वस्तु के बारे में अपन ने सोचा। फिर अपन ने अपने उद्देश्य डिसाइड किए कि अपने उसमें क्या उद्देश्य होने चाहिए, अपने को इसमें किस चीज़ की प्राप्ति होनी चाहिए अगर अपन ये चीज़ इसको पढ़ाएंगे बच्चों को। तो फ्रेंड्स ये दोनों अपन ने किए कब, जब अपन कक्षा में नहीं गए थे, जब अपन सिर्फ लेसन बना रहे थे, अपना पाठ योजना तैयार कर रहे थे, तब अपन ने ये 2 कार्य अपने दिमाग में सोच लिए थे, अपन ने कर लिए थे कक्षा में जाने से पहले। अब आता है अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, अब अपन क्या करते हैं, मार्केट में चले गए, है ना। ये 2 चीज़ें अपन ने कर ली, अपन ने दिमाग में सोच लिया क्या क्या सामग्री लानी है और उसकी लिस्ट बना ली। फिर अपन पहुंचते हैं मार्केट में, मार्केट में जाके अपन शॉपिंग करते हैं, जो अपन लिस्ट बना के लाए थे उसकी अपन ने शॉपिंग करी। तो जो अपन ने शॉपिंग करी वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी शिक्षण विधियाँ, मतलब जो अपन कार्य कर रहे हैं ना, कार्य के दौरान हो जाएगा, जब अपन कार्य कर रहे हैं या कक्षा में है तो कक्षा में या कार्य में अपन जब जाएंगे, कर रहे होंगे, तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी विधियां थी, अपन ने सोचा था कि ये लेना है, वो चीज़ें अपन ले लेंगे। तो वो सब अपन कक्षा में जब जाएंगे तो वो विधियां अप्लाई करेंगे जो अपन ने सोची थी। तो कक्षा में जाएंगे तो अपन शिक्षण विधियां अप्लाई करेंगे, और जो सहायक सामग्री है बच्चों को समझाने में, जो अपने को सहायक सामग्री चाहिएगी, उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये दोनों कार्य अपन कब करेंगे, जब अपन कक्षा में होंगे और जब अपन उनको पढ़ा रहे होंगे, शिक्षण दे रहे होंगे। मार्केट में होंगे तभी तो वो लिस्ट वाली चीज़ें अपन खरीदेंगे, खरीद कर सारी बैग में इकट्ठी करके और लेकर आएंगे। ये हो गई अपनी कक्षा के दौरान, कक्षा में रहते समय, कार्य करते समय, शिक्षण कार्य के दौरान की क्रियाएं। ओके, अपनी 4 आप समझ गए होंगे कि अपनी 4 क्रियाएं कब यूज में आएंगी। अब अपने पास बची अपनी लास्ट क्रिया। लास्ट क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन कब होगा, ये अपने को पता है कि जब अपना क्रिया खत्म हो जाती है, कार्य खत्म हो जाता है, जब अपन शॉपिंग करके घर आ जाएंगे, घर पर आकर जब अपन अपना
अपना बैग खोलेंगे तो अपनी लिस्ट है उसको आपस में मिलाएंगे कि जो अपन बनाकर लेके गए थे, जो अपन लिस्ट में सामान लिख कर लेके गए थे, क्या वो पूरे सामान की अपन ने प्राप्ति कर ली है, क्या पूरा सामान आ गया है, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, क्या पूरा ही सामान आया है। तो इस चीज़ का अपन घर पर आकर मूल्यांकन करेंगे कि हाँ जो लिस्ट में सामान लिखा हुआ है वो सारा अपने पास है, अपन सारा सामान ले आए, कुछ छुटा तो नहीं है। तो ये अपना हुआ लास्ट में घर पर आकर मूल्यांकन जब अपन ने किया उस सामान का। इसी प्रकार से जो अपनी कक्षा है उसमें अपन जब अपना कक्षा में जाएंगे उससे पहले तो अपन ने 2 उद्देश्य कर लिए थे। कक्षा में रहे, कक्षा के दौरान अपन ने ये 2 उद्देश्य और प्राप्त कर लिए, शिक्षण विधियों का यूज कर लिया, सहायक सामग्री का यूज कर लिया, लास्ट अपना बचा था मूल्यांकन। जब अपन ये चारों यूज कर लेंगे तो लास्ट में अपन ना मूल्यांकन बचेगा। फिर अपन चेक करेंगे, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे कि बच्चों ने उस चीज को कहाँ तक गेन किया है, कितना बच्चे उसको समझे हैं, जो अपन चाहते थे क्या बच्चे उतना समझ गए हैं या बच्चे कुछ जगह पर अटक रहे हैं। इस चीज का अपन मूल्यांकन कर लेंगे तो ये 5 जो अपने पॉइंट्स हैं ये अपने को प्राप्त हो जाएंगे। जब ये 5 पॉइंट्स की प्राप्ति हो जाएगी तो अपनी जो पाठ योजना है वो सफल योजना कहलाएगी। इस सब की प्राप्ति के लिए अपने को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि अपनी पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इस चीज का जब अपने को पूरा ज्ञान होगा तभी तो अनेक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो अच्छे शिक्षक बनेंगे तो बच्चों के दिलों पर राज करेंगे। फ्रेंड्स, अपने को ऐसा ही टीचर बनना है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व लेके चलना है अपने टीचर का। उस आधार पर अपने को पाठ योजना का सही ज्ञान होना जरूरी है कि एक आदर्श पाठ योजना कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब अपन इससे आगे जो है वो आदर्श पाठ योजना ही पढ़ेंगे, लेकिन अपनी पृष्ठभूमि है वो कंप्लीट नहीं होती है, अपनी पूरी पृष्ठभूमि अभी बची हुई है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से ये शुरू हुई। जैसे कि फ्रेंड्स अपने सामने यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी इसकी नॉलेज है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि इन क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पाठ योजना किसकी देन है? किसकी देन है? पता नहीं भी किसकी देन है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पाठ योजना का जन्म किस विषय से हुआ है? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी। पाठ योजना का विचार किसने दिया? पाठ योजना को जन्म किसने दिया? पाठ योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अपने को अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। बट आगे जो अपन वीडियो पढ़ेंगे उसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने को मिल जाएंगे देखने को। तो आप भी क्या है इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाओगे और इनके जवाब दे पाओगे। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बता देती हूँ और इसके बाद में अपन इसकी पृष्ठभूमि है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है कि पाठ योजना किसकी देन है? तो मैं आपको बता दूं कि पाठ योजना मनोवैज्ञानिक विचारधारा की देन है। किसकी देन है फ्रेंड्स? ये है मनोवैज्ञानिक विचारधारा की देन। तो अब आप जरा भी कंफ्यूज मत होना कि पाठ योजना किसकी देन है। ये है मनोवैज्ञानिक विचारधारा की देन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन अपन ने देख लिया है कि पाठ योजना किसकी देन है। पाठ योजना मनोवैज्ञानिक विचारधारा की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ योजना का जन्म किस विषय से हुआ? तो ये देखिए, अपन ने देखा कि किसकी देन है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा की देन है। तो इसका जन्म भी कौन से विषय से होगा? इसका जन्म भी होगा मनोविज्ञान विषय से। किससे हुआ है फ्रेंड्स? मनोविज्ञान विषय से जन्म हुआ है। किसका? पाठ योजना का। तो इसका जन्म किससे हुआ? इसका जन्म हुआ मनोविज्ञान विषय से। किससे? मनोविज्ञान विषय से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ योजना का विचार किसने दिया? तो पाठ योजना का विचार किसने दिया है फ्रेंड्स? पाठ योजना जो है उसका विचार दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी वही 3 मनोवैज्ञानिक है। कौन से? वर्दीमर, कोहलर और कोफका। ये तीनों जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, इनको तीनों को एक साथ रूप में अपन क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो इन तीनों ने सबसे पहले इसका विचार दिया था। किसका? पाठ योजना का विचार दिया था। विचार दिया था मतलब अमूर्त रूप दिया था। किसने दिया था? ये दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी कौन थे? वर्दीमर, कोहलर और कोफका। गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी कौन थे? वर्दीमर, कोहलर और कोफका। इन्होंने क्या दिया था? इसका विचार दिया था, इसका अमूर्त रूप दिया था। कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पाठ योजना को जन्म किसने दिया था? अब आप कहेंगे इसको विचार तो दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, लेकिन फिर इसको जन्म किसने दिया? तो जन्म और विचार अलग अलग लोगों ने दिया था, एक लोगों की देन नहीं है ये।
क्योंकि विचार तो क्या होता है, अपना अमूर्त रूप होता है। विचार को अपन सामने मूर्त तरीके से नहीं देख सकते हैं। विचार क्या है, दिमाग में सोची हुई प्रक्रिया है, अमूर्त रूप है। तो दिमाग में सोचा हुआ काम उन्होंने अमूर्त तरीके से जो चीज़ सोची थी उसको मतलब किसने मूर्त रूप में लाया, उस चीज़ को सामने सबके, उस चीज़ को सबके सामने लाया किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको जन्म दिया था। तो इसके जन्मदाता कौन हुए, इसके जन्मदाता हुए हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, नेक्स्ट है अपना लास्ट क्वेश्चन कि पाठ्य योजना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पाठ्य योजना किस सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों का ये दिया हुआ था, गेस्टाल्टवादियों का ही सिद्धांत है। उसका अन्य नाम क्या है, पूर्णता का सिद्धांत। उसके ऊपर आधारित है अपनी पाठ्य योजना, क्योंकि लास्ट में अपन पूर्णता ही तो प्राप्त करते हैं। तो ये जो अपना है पाठ्य योजना, ये पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। अब इस सबको अपन डिटेल से भी देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, पूर्णता का सिद्धांत क्या है। तो ये क्या है, पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है, पाठ्य योजना जो है वो पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। अब ऐसा क्यों है, अब अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा, ये क्वेश्चंस कैसे आए, कहाँ से निकले। तो फ्रेंड्स अब जो अपना ये चैप्टर है उसको अपन पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ में। ये तो मैंने आपको छोटे छोटे क्रॉस क्वेश्चंस किए हैं कि आपको कितना पहले से पता है, कितना आप नया सीखेंगे। इस वीडियो पर आने के बाद आप अपने ज्ञान को, अपनी तैयारी को यहीं से पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है फिलहाल। तो चलिए, अगर आपको ये सब पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो चलिए अब इसकी डिटेल में चलते हैं और इसको पूरे डिटेल से देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैंने कहा कि अब अपन पढ़ने वाले हैं इसका पूरा विवरण, इसकी पूरी डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना के बारे में कि पाठ्य योजना का कहाँ से जन्म हुआ, किसने विचार दिया। तो जैसा अपन ने अभी देखा था कि पाठ्य योजना का विचार दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी कौन थे, गेस्टाल्टवादी 3 मनोवैज्ञानिक थे। कौन कौन, एक था वर्दीमर, दूसरा था कोहलर, तीसरा था कोफका। फ्रेंड्स ये तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किसका विचार दिया था, मिलकर विचार दिया था पाठ्य योजना का। फ्रेंड्स इन्होंने मनोविज्ञान में एक सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, जिसको अन्य और नामों से जाना जाता है, जिसमें आता है अपना समग्रता का सिद्धांत, जिसमें आता है अपना सूझ का सिद्धांत, जिसमें आता है अपना अंतर्दृष्टि सिद्धांत और लास्ट में आता है अपना पूर्णता का सिद्धांत। इनका मानना था कि जब भी कोई पाठ्य योजना हो तो उसमें ये सारे लक्ष्य पूरे होने चाहिए। ये उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनके अनुसार ये था कि इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति होनी चाहिए कोई पाठ्य योजना जब भी तैयार की जाए। फ्रेंड्स अब इन अलग अलग सिद्धांतों में क्या बताया गया है, फ्रेंड्स इन अलग अलग सिद्धांतों में ये बताया गया है कि जैसे अपना पहला है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। पहला जो है इसके अनुसार है कि जो शिक्षक है उसको कभी भी जो अपने छात्र हैं उनको गलत नाम से उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए, गलत नाम से उनको संबोधित नहीं करना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स कई टीचर्स होते हैं ना, अपने जब भी क्लास में जाते हैं तो कोई बच्चा डफर हो, कोई बच्चा थोड़ा कम समझता हो तो उसको मूर्खानंद कह देंगे, गधा कह देंगे, उल्लू कह देंगे, ऐसे कह देते हैं ना, कई टीचर्स होते हैं ऐसे, है ना। तो मतलब कि ऐसे जब बच्चा अपने आप को ऐसे सबसे सुनेगा संबोधित होते हुए तो साथ वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। टीचर भी है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो भी सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों की तरफ ही ध्यान रखता है। तो फ्रेंड्स ऐसी जब चीज़ें आती है तो बच्चे में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वो अपने आप को उसी जैसा समझने लगता है और अपने आप को और बाकी बच्चों से पिछड़ा हुआ समझता है। तो फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहता है कि आप जब शिक्षक बने तब किसी भी बच्चे को और गलत नाम से उच्चारित ना करें, बल्कि उसको ऐसे नामों से उच्चारित करें जो उसको प्रोत्साहित करें। तो ऐसे नामों से उच्चारित करें जैसे कि इसमें वर्दीमर, कोहलर, कोफका ने वो जो अपना गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था उसमें जो एक चिंपैंजी था, चिंपैंजी को इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने उसको सुल्तान नाम दिया था। सुल्तान नाम दिया मतलब अपने आप में एक मोटिवेशनल नेम था, तो इन्होंने उसको ये नाम दिया था। तो ऐसे आप मोटिवेशनल नेम देंगे ना तो जो बच्चा है वो प्रोत्साहित होगा पढ़ाई के प्रति। तो फ्रेंड्स इसमें यही कहा गया था कि कभी भी शिक्षक को बच्चों को गलत नाम से उच्चारित नहीं करना चाहिए। सेकंड है अपना समग्रता का सिद्धांत। अब ये कैसे दिया गया फ्रेंड्स, समग्रता का सिद्धांत इस तरीके से दिया गया कि जब भी कोई शिक्षक है वो अपने बच्चों को पूरा समग्र रूप से उनको जाने और पता लगाए कि उन बच्चों को किस चीज़ में रुचि है। जैसे फ्रेंड्स इन्होंने अपने चिंपैंजी के ऊपर ही बता दें कि उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर समग्र रूप से क्या किया, अध्ययन किया। उन्होंने पता किया कि जो चिंपैंजी है उसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या चीज़ है। तो उन्होंने इस चीज़ में पता लगाया कि जो केले थे वो चिंपैंजी को सबसे ज़्यादा पसंद थे। तो
उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, वो केले उसके सामने रखे और क्योंकि वो उसके पसंदीदा थे इसीलिए उसने उनको देखकर क्या किया, अपनी सूझ का इस्तेमाल किया और अंतर्दृष्टि जो थी उसको, जो केले थे वो जो ऊपर टांगे गए थे उनको क्या किया, प्राप्त करने के लिए उसने उन बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के अपनी जो चीज़ें थी उसको प्राप्त किया, मतलब कि पूर्णता को उसने प्राप्त किया केलों को प्राप्त करके। इन सिद्धांतों में यही बताया गया है कि समग्रता यानी आप बच्चे के बारे में पूरा जाने कि बच्चे को किस चीज़ में कितनी रुचि है, उसी चीज़ से बच्चे को मोटिवेट करें ताकि बच्चा जो है वो अपनी सूझ का इस्तेमाल करते हुए अपनी अंतर्दृष्टि से क्या करे, उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करे और पूर्णता को प्राप्त करे। ये सारी चीज़ें अगर उसमें इंक्लूड कर देते हैं आप किसी पाठ को पढ़ाने में बच्चों के अनुरूप, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, तो आपकी पाठ योजना जो है वो अच्छी कहलाएगी। फ्रेंड्स, ये तो था गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत की ऐसी शिक्षा होनी चाहिए बच्चा अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। ये तो गेस्टाल्टवादियों का मानना था, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ उनका विचार था, उन्होंने कोई इसका मूर्त रूप नहीं दिया था। तो इसको मूर्त रूप किसने दिया था? अपन ने देखा कि इसको मूर्त रूप दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें 5 मूल पद बताए, 5 मूल पद जोड़े और ये क्या कहलाए, ये हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली कहलाई। क्या कहलाई? ये कहलाई हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 पद कौन कौन से थे? पहला था अपना प्रस्तावना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था व्यवस्था, चौथी थी तुलना और पांचवा था सामान्यीकरण। तो ये 5 पद किसने दिए? ये दिए हर्बर्ट स्पेंसर ने। पहला था प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा व्यवस्था, चौथा तुलना और पांचवा सामान्यीकरण। किंतु ये 5 पद क्या है? ये 5 पद गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा को पूरा नहीं कर पाए। उनका मानना था कि व्यवस्था की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया फ्रेंड्स, बाद में इस व्यवस्था को इस प्रस्तुतिकरण के अंदर ही मिला दिया, इसमें ही शामिल कर दिया। तो जब व्यवस्था को प्रस्तुतिकरण के अंदर शामिल किया गया तो संशोधन जब इसका हुआ तो संशोधन के बाद में इसमें कितने पद बच गए? इसमें संशोधन के बाद में सिर्फ 4 पद बच गए। कौन कितने बचे? संशोधन के बाद में सिर्फ 4 पद बच गए। कौन कौन से? एक तो प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और चौथा सामान्यीकरण। तो ये 4 पद बचे किसमें? ये 4 पद है हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली के अंदर। जब उसने इसका संशोधन किया तो व्यवस्था को प्रस्तुतिकरण में शामिल कर दिया और इस वजह से इसमें 4 पद बच गए। क्योंकि फ्रेंड्स, इस प्रणाली का नाम था पंचपदीय प्रणाली, तो इसमें 5 पद होने जरूरी थे। पंचपदीय प्रणाली थी तो इसमें 5 पद तो होने बनते हैं। तो 4 पदों से ये प्रणाली पूरी नहीं होती थी। तो बाद में क्या किया, जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने बाद में क्या किया, इसमें 1 पद और जोड़ दिया। 1 पद संशोधन के बाद में जोड़कर उसने क्या ऐड किया? पहला प्रस्तावना था, दूसरा प्रस्तुतिकरण था, व्यवस्था को जैसे प्रस्तुतिकरण में मिला दिया था तो इसको हटाया, तभी तो ये 4 पद बचे थे। तो इन चारों पदों को ऐसे ही रखते हुए उन्होंने लास्ट में इसमें कौन सा पद जोड़ दिया था? उन्होंने इसमें 5वां पद जोड़ दिया था प्रयोग का। कौन सा पद जोड़ा था? प्रयोग का। अब इसके कौन कौन से हो गए 5 पद? जैसे पहला हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया प्रस्तुतिकरण, तीसरा हो गया तुलना, चौथा हो गया सामान्यीकरण और 5वां हो गया प्रयोग। फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं ये सारे क्रम के अनुसार पूछ लिए जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के जो 5 पद हैं उनको क्रम के अनुसार पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, कंठस्थी कर लीजिए इसको कि कौन कौन से हैं इसके 5 पद। जैसे इसका क्रम लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको इसी क्रम में याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्रम से एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हर्बर्ट की 5 पदीय प्रणालियों का क्रम है। तो उसमें ये सारे आपको बताए थे उल्टे सीधे करके, आपको इसको क्रम से व्यवस्थित करना था फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसके जो क्रम है उनको ध्यान में रखिएगा। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण, 5वां है प्रयोग। लेकिन वहां पर आपको ध्यान देना है कि वहां पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संशोधन से पहले मूल पद पूछे हैं या फिर संशोधन के बाद के पद पूछे हैं। ये भी चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान देनी है कि हर्बर्ट स्पेंसर के मूल पदों के बारे में पूछ रहा है या फिर उसके संशोधित पदों के बारे में पूछ रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्रम से इनको याद रखिएगा। तो चलिए, इतना तो कर दिया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। बेचारे ने बहुत कोशिश करी कि कैसे तैसे उसकी प्रणाली को मान्यता मिल जाए और उसी को पास कर दिया जाए, पर नहीं, ये भी गेस्टाल्टवादियों को पसंद नहीं आया, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। उनका विचार था कि ये जो 5 पद हैं ये उनकी विचारधारा को पूरा नहीं करते हैं। तो इसके बाद में 2 मनोवैज्ञानिक और आते हैं। वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये तो था हर्बर्ट स्पेंसर का यहाँ तक कि हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पद किए, पहले 5 मूल पद थे, बाद में संशोधन किया, संशोधन के बाद में फिर 5 पद किए, लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा को पूरा नहीं कर पाया, गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा को। तो फिर आते हैं 2 मनोवैज्ञानिक और। 2 मनोवैज्ञानिक और कौन आते हैं? पहला तो आता है फ्रेंड्स BS ब्लूम,
पहला कौन आता है, बीएस ब्लूम आता है, और सेकंड कौन आता है एच.सी. मॉरिसन। सेकंड कौन आता है, सेकंड आता है एच.सी. मॉरिसन। ये दो मनोवैज्ञानिक और आते हैं जब हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदी प्रणाली है वो उनकी विचारधारा को पूरा नहीं कर पाती, तो बीएस ब्लूम और एच.सी. मॉरिसन और आते हैं। ये अपने हिसाब से क्या कहते हैं, इसमें और पद जोड़ते हैं। तो जो बीएस ब्लूम है वो इसमें जोड़ते हैं। उनका कहना होता है कि जो शिक्षा जो है वो एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है। कैसी है, एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है कि शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर के 5 पदों को देखें तो उसमें कहीं पर भी कोई भी उद्देश्य नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर भी कोई उद्देश्य का जिक्र नहीं था। तो जो बीएस ब्लूम है उन्होंने इनके पदों में फिर से क्या किया, संशोधन किया और उन्होंने इसमें शिक्षण उद्देश्य शामिल किए। क्या शामिल किए, उन्होंने इसमें शामिल किए शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य शामिल करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य शामिल किए, वो कौन थे, वो थे अपने बीएस ब्लूम। कौन थे, बीएस ब्लूम। तो इन्होंने क्या किया, शिक्षण उद्देश्य शामिल किए। अब ये चीज़ शामिल कर दी, फिर भी जो गेस्टाल्टवादी हैं वो खुश नहीं हुए। उनका कहना था कि अब भी हमारी विचारधारा पूरी नहीं हुई है, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी जब ये नहीं सेट हुआ तब आते हैं अपने एच.सी. मॉरिसन। कौन आते हैं, एच.सी. मॉरिसन। अब एच.सी. मॉरिसन क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एच.सी. मॉरिसन ने फिर क्या किया, आकर जो अपने हर्बर्ट स्पेंसर थे इनके ऊपर धावा बोला। धावा बोला, क्या कहा इन्होंने कि जो प्रयोग जोड़ा है ये प्रयोग यहाँ पर सही नहीं है। जो हर्बर्ट स्पेंसर ने यहाँ पर प्रयोग जोड़ा था इसको उन्होंने सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा घर पर जाएगा तो इन चीज़ों का जो उसको पढ़ाया गया है उसका वो दैनिक जीवन में प्रयोग करेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, सही सी बात है। क्या पता कि बच्चे ने उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किया या नहीं, उसके काम आया या नहीं जो उसने पढ़ा है वो। तो फ्रेंड्स इसकी कोई गारंटी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्रयोग को इसने क्या कर दिया, हटा दिया। और फिर इसने क्या जोड़ा, इसने एच.सी. मॉरिसन थे उन्होंने यहाँ पर प्रयोग की जगह पर 5वां पद क्या जोड़ा, उन्होंने जोड़ा गृह कार्य। क्या जोड़ा, गृह कार्य। गृह कार्य क्यों जोड़ा, गृह कार्य इसलिए जोड़ा कि क्योंकि प्रयोग की तो गारंटी नहीं थी कि बच्चा जो है वो उसको जिंदगी में जीवन में कभी प्रयोग करके काम में लाएगा जो उसने पढ़ा है देखा है, लेकिन गृह कार्य की गारंटी थी कि गृह कार्य अगर बच्चे को दिया जाएगा तो बच्चा उसको घर पर जाकर करेगा ही, और बच्चा करेगा, कॉपी में लिख के लाएगा और फिर बाद में अगले दिन आकर शिक्षक को जांच करवाएगा, तो बच्चा क्या है उसको समझेगा, दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकता है। तो इस चीज़ का गारंटी थी कि गृह कार्य तो बच्चा करेगा ही और शिक्षक उसकी जांच करेगा, लेकिन प्रयोग की कोई गारंटी नहीं थी। तो प्रयोग यहाँ से हटाया गया, फिर बाद में गृह कार्य यहाँ पर ऐड किया गया। इसके साथ ही एच.सी. मॉरिसन ने और क्या कहा, एच.सी. मॉरिसन ने कहा कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है इन्होंने जो पहले एक व्यवस्था जो प्रस्तुतिकरण के अंदर जो जोड़ दी थी, व्यवस्था जो थी जो प्रस्तुतिकरण के अंदर जोड़ दी गई थी, उसका भी यहाँ पर कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं बताया कि व्यवस्था है किस चीज़ की। क्योंकि ये जो पाठ योजना है ये एक कक्षा कक्ष की प्रक्रिया है, एक कक्षा कक्ष में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण के अंदर जो व्यवस्था शब्द को जोड़ा गया था तो वहाँ पर भी स्पष्टता नहीं बताई हुई थी कि किस चीज़ की व्यवस्था। तो इसके बारे में भी जो एच.सी. मॉरिसन है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो व्यवस्था बताई गई थी उसका भी उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए था कि वो व्यवस्था किसकी थी। वो व्यवस्था कक्षा कक्ष की व्यवस्था के बारे में बात हुई, और कक्षा कक्ष है तो उसमें अपने को पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मानवीय संसाधन, दूसरा होता है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में अपने को पता है प्राणी सारे आ जाएंगे, तो कक्षा के अंदर कौन होंगे, एक तो शिक्षक होगा, एक छात्र होगा, और दूसरा जो है भौतिक संसाधन, उसमें अपने को पता है क्या चीज़ें हो जाएंगी, उसमें जो अपनी सहायक सामग्रियाँ हैं, जो अपनी पुस्तक है, चौक है, डस्टर है, बोर्ड है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगी। तो एक तो भौतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन, ये अपनी कक्षा कक्ष व्यवस्था के अंदर शामिल होनी चाहिए। इसका भी जो रूप है वो स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर और किसी व्यवस्था से मतलब नहीं है। तो जब ये सारे संशोधन किए गए ना, तो लास्ट में जाके गेस्टाल्टवादियों को ऐसा लगा कि हाँ अब उनका जो विचार था वो सही में संपन्न हो जाएगा। अब उन्होंने जो सोचा था ये वैसा ही बना है जैसा उनका उद्देश्य था इसको बनाने का। अब जाकर ये पाठ योजना यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती है, इसकी पृष्ठभूमि। तो
उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसकी पृष्ठभूमि का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। तो चलिए मैं आप लोग से 2-4 क्रॉस क्वेश्चन कर लेती हूँ। अगर आपको आंसर आते हैं, आप सीख गए हैं, तो आप मुझे बताना। जैसे कि मैं पहला आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य किसने शामिल किए थे, तो आप मुझे इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, साथ ही पाठ योजना को जन्म देने वाले कौन थे, पाठ योजना किस विषय पर आधारित है, पाठ योजना किस सिद्धांत पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। इसके साथ ही आप मुझे हर्बर्ट स्पेंसर की मूल 5 पदों की प्रणाली बताना, उसके बाद मुझे 5 संशोधन जो पद उसके थे उसके बारे में बताना पूरे क्रम के साथ। अगर आप लोगों ने ये पूरा ध्यान से सुना है तो आप इसके आंसर मुझे फटाफट बता देंगे। फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट है पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि को ध्यान रखिए। जब आप इसका बेस पूरा तैयार कर लेंगे तभी तो आप आगे की जो नींव है वो बढ़ा पाएंगे। जब नींव ही कमज़ोर होगी तो आगे बिल्डिंग कैसे अपनी रुकेगी। इसीलिए आपकी नींव मजबूत कर रही हूँ ताकि आपकी बिल्डिंग है वो मजबूत बनी रहे। तो ये तो था अपना पृष्ठभूमि के बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी जो अपना आदर्श पाठ योजना कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।